जय हिंद दोस्तों। तो आज मैं बात करने वाला हूँ आर्टिकल 19 फ्रीडम के ऊपर। तो आर्टिकल 19 में टोटल करके 6 क्लॉज है। इसमें क्लॉज नंबर 1 में सारे फ्रीडम्स हैं और क्लॉज नंबर 2 से लेके क्लॉज नंबर 6 में क्लॉज नंबर 1 जो फ्रीडम्स है उसके ऊपर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस या लिमिटेशंस हैं। दोनों में से कोई एक भी बोल रिस्ट्रिक्शन या लिमिटेशंस। तो देखिए, फ्रीडम टोटल करके 5 प्रकार के हैं। एक तो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ असेंबली है, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड ऑक्यूपेशन। तो ये सारे फ्रीडम जो आर्टिकल 19 क्लॉज नंबर 1 में। फिर क्लॉज नंबर 2 से शुरू होते हैं लिमिटेशंस। जैसे क्लॉज नंबर 2 में फ्रीडम ऑफ स्पीच के ऊपर लिमिटेशंस है। तो देखिए, जो आप कोई स्पीच दे रहे हो, आपको इस बात का ध्यान देना है कि आप आपके स्पीच के थ्रू देश की सोवरेनिटी के अगेंस्ट कुछ नहीं बोल रहे हो। जैसे समझो आप ये बोल रहे हो कि शायद ब्रिटिश गवर्नमेंट वापस हमारे ऊपर आके रूल करे, या पार्लियामेंट सिस्टम को हटा दो, लेजिस्लेटिव असेंबली सिस्टम को हटा दो। ये सब आपको नहीं करना है। अगर आप ऐसा कुछ कर रहे हो तो आप देश की सोवरेनिटी के अगेंस्ट बोल रहे हो। इसका अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूँ तो रिसेंटली कुणाल कामरा ने ये बोला था कि ना बीजेपी अच्छा है ना कांग्रेस अच्छा है, एक काम करते हैं बोर्ड लेके एयरपोर्ट में जाते हैं, साइमन कम बैक करके। तो अपने स्पीच में उसने देश की सोवरेनिटी तोड़ने की कोशिश की। इसके लिए उसके अगेंस्ट एक केस चल रहा है अभी। तो दूसरा चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि आपको देश की यूनिटी की तोड़ने की बातें नहीं करना है। देखिए, अगर आप अलग स्टेट का डिमांड कर रहे हैं फॉर एडमिनिस्ट्रेशन पर्पस तो ठीक है। जैसे अभी तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग हुआ, बहुत सालों से बातें चल रही है कि विदर्भा कोई महाराष्ट्र से अलग करना है, ये सब ठीक है। लेकिन आप कल अगर बोलते हो कि महाराष्ट्र को इंडिया से ही अलग कर दो, तो आप देश की यूनिटी तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये आपको नहीं करना है। तीसरा चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि अब आपके स्पीच के थ्रू डायरेक्टली या इनडायरेक्टली देश का पीसफुल सिचुएशन ख़राब ना करें। डायरेक्टली जैसे आप हिंदुओं को बोलते हैं कि मुसलमानों को मारो, तो आप डायरेक्टली देश का पीसफुल सिचुएशन ख़राब कर रहे हो। बट इनडायरेक्टली देखिए, अभी जाकिर नाइक का एक स्पीच था जो सुन के कुछ स्टूडेंट्स ने एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन किया। बट अभी सफिशिएंट एविडेंस नहीं था ये प्रूव करने के कि उसने किया है ऐसा, उसके स्पीच के वजह से ऐसा हुआ है। बट बाद में ऐसा एविडेंस मिला कि उसके स्पीच के वजह से इनडायरेक्टली वो लोग मोटिवेट हुए। तो आपको ध्यान में रखना है, आपके स्पीच की वजह से डायरेक्टली भी या इनडायरेक्टली भी देश का पीसफुल सिचुएशन खराब बनाओ। चौथा चीज़ आपको ध्यान रखना है कि आप लॉ एंड ऑर्डर के अगेंस्ट कुछ ना बोले। देखिए, आपको कोई लॉ पसंद नहीं है तो उसके अगेंस्ट आप पीसफुल प्रोटेस्ट कर सकते हो। जैसे अभी फार्म लॉज के अगेंस्ट पीसफुल प्रोटेस्ट हो रहे थे बिना आर्म्स एंड एम्यूनेशन के। पर अगर आप ये बोलते हो कि मुझे लॉ फॉलो करना ही नहीं है और बाकी लोग को ये बोलते हो कि लॉ फॉलो मत करो, तो आप देश के लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन में बाधा डाल रहे हो। तो ये आपको नहीं करना है। पाँचवा चीज़ आपको ध्यान रखना है, किसी को डिफेम नहीं करना है। तो देखिए, आपको समझो आपके कॉर्पोरेटर से आपको प्रॉब्लम है, उसके काम करने के तरीके से आपको प्रॉब्लम है, तो उसके काम करने के तरीके को एक आप क्रिटिसाइज़ कीजिए, बट उसके पर्सनल लाइफ में जाके उससे क्रिटिसाइज़ मत करो। जैसे, और जब आप कोई एलिगेशन भी डाल रहे हो ना, आप क्या सफिशिएंट प्रूफ होना चाहिए कि वो एलिगेशन सच है। जैसा समझो आपके एरिया के रोड में कोई भी खड्डे नहीं है, फिर भी आप बोलते हो कि एरिया के रोड में खड्डे हैं करके, तो ये तो आप झूठा एलिगेशन डाल रहे हो। तो अगर ऐसा कुछ आप कर रहे हो तो आपका कॉर्पोरेटर आपको डिफेमेशन का केस डाल सकता है आपके ऊपर। अभी क्लॉज नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं जो लिमिटेशन डालता है फ्रीडम ऑफ असेंबली के ऊपर। तो देखिए, आपको कोई भी ऐसे असेंबली का हिस्सा नहीं बनना है जो अनलॉफुल है, जिनका इंटेंशन समझो कोई एंटी नेशनल वगैरह चीज़ें सब है। इसका अगर मैं आपको परफेक्ट एग्जांपल दूँ, जलियन वाला बाग। देखिए, अभी हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से जलियन वाला बाग जो था इंसिडेंट, वो एक अच्छे पर्पज़ के लिए हो रहा था, एंटी ब्रिटिश गवर्नमेंट हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से। बट ब्रिटिश गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो असेंबली जो था वो एंटी ब्रिटिश गवर्नमेंट था। ठीक है, तो उन्होंने सभी लोग को वहाँ पे मार दिया। तो देखिए कैसे, मतलब आप फ्रीडम ऑफ असेंबली में ना सिर्फ ऑर्गेनाइज करके बट इवन आप पार्टिसिपेट करके भी एक इलीगल काम कर रहे हो। तो बढ़ते हैं अभी क्लॉज नंबर 3 की तरफ जो लिमिटेशन डालता हूँ, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन। देखिए, आप कोई भी एनजीओ, पॉलिटिकल पार्टी, ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, बट आपको उसका मोटिव मालूम होना चाहिए। जैसे मैं अभी एग्जांपल आपको दूँ तो चल लेते हैं, आपके एरिया में एक क्लब है जिसमें समझो 20 लोग हैं, और वहाँ पे आप रोज़ कैरम खेलते हैं वीकेंड्स को जाके, सैटरडे संडे को। और मंडे टू फ्राइडे वहाँ पे जब कैरम खेलते हैं तभी वहाँ पे गैम्बलिंग होता है जो आपको मालूम नहीं है। ठीक है, तो अभी पुलिस वाले आके सबको अरेस्ट करते हैं।
तो आप बोलते हो मुझे तो मालूम नहीं था, मैं सिर्फ वीकेंड्स को वहाँ पे जाता था करके। नहीं, आपको भी अरेस्ट करेंगे। आपको मालूम होना चाहिए कि आपका ग्रुप का मोटिव क्या है करके। ठीक है, फिर आप बढ़ते हैं क्लॉज नंबर 5 की तरफ, जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन डालता है ऑन फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। देखिए, मूवमेंट में रिस्ट्रिक्शन जैसे पूरे इंडिया में कहीं जा सकते हो, लेकिन मिलिट्री एरियाज़ हो गए, फॉरेस्ट एरियाज़ हो गए, कुछ फॉरेस्ट में कुछ रिस्ट्रिक्टेड एरियाज़ रह गए जिसके आगे सिर्फ फॉरेस्ट ऑफिसर से अलाउड है, वहाँ पे आपको नहीं जाना है। फिर ट्राइबल एरियाज़ में आपको नहीं जाना है ऐसे। इसमें मैं अपनी एक पर्सनल लाइफ का एग्जांपल दूंगा। 2-3 महीने पहले हम लोग अक्सा बीच गए थे, जहाँ पे हम दोस्तों के साथ कैच कैच खेल रहे थे। बहुत भीड़ था उस दिन, संडे का दिन था, तो हम लोग थोड़ा आगे चले गए। तो हमारा बॉल एक लाइन के उस तरफ चला गया, और जब मैं वहाँ पे बॉल लेने गया, मुझे एक ऑफिसर ने वहाँ पे आके रोका और कहा कि नेवल एरिया, यहाँ पे आप नहीं जा सकते। उसने मुझे मेरा बॉल तो वापस दिया, लेकिन कहा कि अगली बार अगर बॉल आया तो वापस नहीं देगा। तो ऐसा मिलिट्री एरियाज़ में, फॉरेस्ट एरियाज़ में वगैरह बिना गवर्नमेंट के परमिशन के नहीं जा सकते। जैसे समझो उसने नेवी वाला मुझे बोलता कि आजा बेटा यहाँ पे आके मेरे साथ कैच कैच खेल ले, या समझो कोई एक रिस्ट्रिक्टेड फॉरेस्ट एरिया है जहाँ पे फॉरेस्ट ऑफिसर बोलता आ जाओ अंदर, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम आपको परमिशन दे रहे हैं। नहीं, उन्हें अथॉरिटी नहीं है परमिशन देने का। अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो वो लोग भी इलीगल काम कर रहे हैं। अगर आपको फॉरेस्ट एरियाज़ में या मिलिट्री एरिया में ऐसा कि जाना है रिस्ट्रिक्टेड एरियाज़ में, तो आपको गवर्नमेंट का परमिशन चाहिए। जबकि ट्राइबल एरियाज़ जो, इसकी बात ज़रा अलग है। जैसे ट्राइबल एरिया में आप बिना गवर्नमेंट के परमिशन के भी जा सकते हो, बट वहाँ के ट्राइबल लोग को आपसे कुछ प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। फिर बढ़ते हैं क्लॉज नंबर 6 की तरफ, जो फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड ऑक्यूपेशन है। देखिए, अब कोई भी बिजनेस कर सकते हो जो लीगल है, बट आपको समझो आपको अभी आपके पास में मोनोपोली है, जैसे आपने कुछ इन्वेंट किया, इसका पेटेंट है आपके पास, तो जो मोनोपोली आपका है, वो मोनोपोली अपने फेयर वे में क्रिएट हुआ होना चाहिए। और अगर एक बार फेयर वे में आपने मोनोपोली क्रिएट कर भी दिया, आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपके इस डोमिनेंट पोजीशन का आप गलत इस्तेमाल नहीं कर रहे हो। जैसा इसका मैं अगर आपको एक परफेक्ट एग्जांपल दूँ तो अदानी गैस वर्सेस फरीदाबाद इंडस्ट्री एसोसिएशन। तो देखिए, जो फरीदाबाद इंडस्ट्री एसोसिएशन है, इसमें 90 अलग अलग कंपनीज हैं, और फरीदाबाद का सारा नेचुरल गैस डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो हरियाणा गवर्नमेंट ने अदानी गैस को दिया हुआ है। सो अदानी गैस इज़ द ओनली डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ नेचुरल गैस इन फरीदाबाद। तो अदानी गैस ने अपने एग्रीमेंट में ऐसे चीज़ डाले थे कि मिनिमम XYZ टन्स का गैस ऑर्डर करना पड़ेगा, और अगर नहीं ऑर्डर करते हैं तो 45 डेज़ के अंदर उनका गैस सप्लाई कट किया जाएगा। तो जो भी वो XYZ टन्स का गैस का जो मिनिमम ऑर्डर जो देना था उनको, अगर वो उतना ऑर्डर बहुत सारे कंपनीज का ज़्यादा पड़ रहा था, तो इसके लिए फरीदाबाद इंडस्ट्री एसोसिएशन ने अदानी गैस के अगेंस्ट एक केस डाला कि आप अपने डोमिनेंट पोजीशन कह लो गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, फिर प्रोफेशन। देखिए, आप डॉक्टर इंजीनियर कुछ बनना है तो पहले आपको MBBS या BTech की डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी लेनी पड़ेगी। जैसे समझो गवर्नमेंट एडेड यूनिवर्सिटी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट समझो कोई प्राइवेट या डीम्ड यूनिवर्सिटी है, आपको इस बात का ध्यान रखना है कि वो बराबर रिकॉग्नाइज्ड है या नहीं। जैसे मैं अपने अंकल के एक दोस्त का एग्जाम्पल दूंगा। वो इंजीनियरिंग करने के लिए तमिलनाडु के एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी में गए थे जो एफिलेटेड था किसी ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी के साथ। फिर तमिलनाडु गवर्नमेंट ने उसका रिकॉग्निशन निकाल दिया, और वो 3rd ईयर में थे, तभी गया डिग्री वेस्ट उनका। तो ये हो गया हमारे सारे फ्रीडम के आर्टिकल्स, और अगले वीडियो में मैं आपको कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ के ऊपर एक्सप्लेन करूँगा। थैंक यू, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जय हिंद।